हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास में हम लोगों का डिस्कशन है, हम लोग बात करेंगे गॉसेस लॉ के ऊपर। तो गॉसेस लॉ का सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी गॉस को ये लॉ देने की और हम लोग इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो गॉसेस लॉ का जो मेन रिक्वायरमेंट था, जो उसकी ज़रूरत पड़ी, उसको तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग सबसे अभी इसमें एक चीज़ और भी सीखेंगे कि जो गॉसेस लॉ है और इसके बाद के भी हम लोग कुछ लॉज पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आएंगे। और वहाँ पे पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समराइज करके केवल 4 लॉज ही बनाए गए थे, जिसको या 4 इक्वेशन बनाए गए थे, जिसको मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से बाद में जाना गया। इसको आप मुश्किल से इस फर्स्ट बुक के एंड में आपको स्टडी करने को मिलेगा जब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में। तो फिलहाल हम लोग इस गॉस लॉ को समझते हैं और गॉस लॉ में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, कहाँ इसकी हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और इसके बाद हम लोग इसके तमाम सारे एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी जो मैं टॉपिक आपसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात किया था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैंने जो लास्ट हम लोग का वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था और हम लोगों ने डिटेल में उसके बारे में समझा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या होता है। लेकिन हम लोग इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोगों ने कहा था कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को हम लोग कंसीडर करें, फॉर एनी पर्टिकुलर एरिया, किसी भी स्मॉल एरिया, हम लोग एरिया एलिमेंट हम लोगों ने लिया था डेल्टा एस, और हमने कहा था कि अगर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हो तो हम लोगों ने डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करेंगे और हम बोला था इट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। इसका हम लोगों ने डेफिनेशन दिया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। तो जो ये डेफिनेशन हम लोगों ने दिया था और ये फॉर्मूला हमने दिया था, तो इस फॉर्मूले से हमारा आंसर मिला था E इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। हम लोगों ने बोला था कि E का डायरेक्शन आपको गिवन है, डेल्टा एस इज सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का डायरेक्शन हम लोगों ने कहा था उस एरिया पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर टू दैट एरिया इज द एरिया वेक्टर। हम लोगों ने पढ़ा था और फ्लक्स को हम लोगों ने इस तरह से डिफाइन किया था। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात करें तो जो गॉस का लॉ आया, जो गॉस ने अपना लॉ दिया, उस लॉ में उन्होंने क्या किया, हम लोग पहले इस लॉ को एक बहुत ही बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो हम लोगों ने फ्लक्स को डिफाइन किया, ये फ्लक्स हम लोगों ने बोला कि एक कोई पर्टिकुलर एरिया है जहां से फील्ड लाइंस पास होंगी और उस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो प्रोडक्ट था, इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला। गॉस ने जो अपना लॉ दिया, हम लोग उसके लिए एक एग्जांपल सपोज करके चलते हैं। हम लोग सपोज करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक कोई क्लोज सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की अवेलेबिलिटी है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने क्लोज सरफेस लिया। तो हमारा जो क्वेश्चन अराइज होता है कि इस पूरे क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। हमारा जो पिछला फॉर्मूला भी हम लोगों ने बात किया, उसमें हम लोगों ने कोई पर्टिकुलर छोटा एरिया लिया था और उससे पास होने वाले फ्लक्स की बात किया। लेकिन इस गॉस के लॉ में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक कोई क्लोज सरफेस हो, सपोज करो इस प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अवेलेबिलिटी है और मैंने यहाँ पे क्लोज सरफेस को इमेजिन किया, तो इस क्लोज सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा। तो इसको डिस्कस करने के लिए गॉस का कॉन्सेप्ट आया, गॉस ने अपना लॉ दिया। सपोज करते हैं कि हमारा जो ये क्लोज सरफेस है, उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ये मैटर नहीं करता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर पास हो रही हैं, अंदर से बाहर जा रही है, बाहर से अंदर आ रही है। हमको यहाँ पे बस मतलब है कि उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो उस क्लोज सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स को डिफाइन किया गया कि वो पूरे क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर,
तो उस क्लोज सरफेस के अंदर आने वाले चार्ज के ऊपर। गॉस ने पता किया, उन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया कि एक क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होगा, एक क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो उस क्लोज सरफेस के अंदर आने वाले चार्ज के ऊपर। मैं रिपीट करूंगा, मैंने कहा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कोई क्लोज सरफेस रखें तो उस क्लोज सरफेस से जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड करेगी कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सपोज करते हैं चलो कि मेरे पास एक कोई क्लोज सरफेस है, सिलेंड्रिकल शेप का ही हम लोग ले लेते हैं, दिस इज द क्लोज सरफेस, और इसके अंदर एक कोई चार्ज मैंने रख दिया Q। अगर हम फॉर्मूला लें फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा एस, तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरे एरिया को कैलकुलेट करें तो शायद एरिया कैलकुलेट करना आसान है, हमको सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया पता है, बट हर प्लेस पे अगर हम E को डिफाइन करें तो देखो, अगर इस साइड वाले सरफेस का ही एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो इस साइड वाले सरफेस पे अगर इस चार्ज से डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो देखो यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा, यहाँ का डिस्टेंस और कम, यहाँ का डिस्टेंस और कम, यानी कि डिस्टेंस वैरी कर रहा है। और आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करता है R के ऊपर। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करता है, R के ऊपर, यानी कि यहाँ पे हर प्लेस पे R वैरी कर रहा है तो हर प्लेस पे E वैरी करेगा। इतना सारा E कैलकुलेट करना हमारे लिए टफ टास्क होगा, यानी कि अगर इस क्लोज सरफेस से हम फ्लक्स को कैलकुलेट करें यूजिंग दिस फॉर्मूला तो शायद हमारे लिए एक टफ टास्क होगा, क्योंकि सरफेस एरिया का तो मान लो मैंने फॉर्मूला बना लिया, या सरफेस एरिया भी हो सकता है एट रैंडम कुछ भी ले लिया गया हो, तो सरफेस एरिया का एक तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दूसरा, अगर हम देखें तो उस चार्ज से अगर डिस्टेंस को कैलकुलेट करो तो हर प्लेस पे डिस्टेंस अलग होगा, और अगर डिस्टेंस अलग होगा तो हर प्लेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेरी करेगी। तो हम आते हैं कि गॉस ने इस डिफिकल्टी को कैसे सॉल्व किया। गॉस का लॉ कहता है कि सपोज करो कि हमारे पास एक कोई भी क्लोज सरफेस है, हमारे पास एक कोई भी क्लोज सरफेस है, एनी शेप, वेदर दैट इज स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, क्यूबॉइडल, एनी टाइप ऑफ शेप, एट एनी रैंडम शेप, कोई भी शेप हमारे पास है, एक कोई भी सरफेस है 3 डायमेंशनल, और सपोज करो इसके अंदर एक चार्ज है Q। तो ये मैंने पहले ही बोला कि गॉस लॉ कहता है कि एक क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स डिपेंड करता है उसके अंदर रखे गए चार्ज के ऊपर। तो गॉस का लॉ कहता है कि सपोज करो कि हमारे पास अगर एक क्लोज सरफेस है तो इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा फाई, दैट इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड, उसके अंदर आने वाला चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस का स्टेटमेंट कहता है कि फॉर एनी क्लोज सरफेस व्हिच कंटेन अ चार्ज Q, द फ्लक्स एसोसिएटेड इज phi is equal to Q. Q means total charge inside that surface. I repeat, total charge. There may be so many charges Q1, Q2, Q3. तो हम सारे का सम करके लिखेंगे, तो total charge divided by epsilon naught. जहाँ पे हम बात करें तो epsilon naught के बारे में सबको पता है, permittivity of free space जिसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power minus 12। तो स्टूडेंट्स गॉस लॉ एक बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट देता है। वो कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा, जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने के बजाय, फाई इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा एस फॉर्मूला यूज करने के बजाय हम फ्लक्स का ये फॉर्मूला लगाएंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम लोग एक छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इस क्यूब के अंदर एक चार्ज है दैट इज 20 मैं फिर से रिपीट करता हूं, गॉस लॉ के लिए जो हमारा ये सरफेस होगा दैट शुड बी द क्लोज, और इस सरफेस का नाम गॉस ने अपने नाम पे रखा गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। टोटल चार्ज इज 20 माइक्रोकूलम multiplied by epsilon naught, 8.85 into 10 to the power minus 12। सपोज कि हमारे पास
इस सरफेस के अंदर कई सारे चार्जेस हैं। सपोज करो कि हमारे पास इस सरफेस के अंदर कई सारे चार्जेस हैं, -2 माइक्रोकूलम, +5 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, +6 माइक्रोकूलम। तो आप क्या करोगे, हमेशा जो Q होगा दैट विल बी द नेट चार्ज। तो phi इज इक्वल टू नेट चार्ज क्या होगा, -2 -3 +5 +6, इसको सम करोगे तो कितना आएगा, 6 बचेगा, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू रखेंगे। अगर चार्जेस का सम पॉजिटिव आता है तो फ्लक्स की वैल्यू हमारी पॉजिटिव में मिलेगी। अगर चार्जेस का सम नेगेटिव में आता है तो हमारे फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी। और ये डिनोट करता है कि अगर phi पॉजिटिव है देन द फ्लक्स विल बी एमिटिंग, अगर phi की वैल्यू नेगेटिव होगी देन फ्लक्स विल बी इमर्जिंग, उस केस में फ्लक्स हमारा इमर्ज करेगा। क्योंकि उन्होंने पढ़ा था कि पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बाहर आती हैं और नेगेटिव से फील्ड लाइंस एंटर करती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। अब हम लोग गॉस लॉ का एक वेरिफिकेशन करते हैं, हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं कि गॉस का जो स्टेटमेंट है वो कैसे सेटिस्फाई होगा। तो उसके लिए हम लोग सपोज करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक कोई चार्ज है Q, एनी टाइप ऑफ चार्ज, आइदर दैट इज पॉजिटिव और नॉट, इट डजंट मैटर, हमको बस चार्ज एक Q लेना है। सपोज करते हैं इस चार्ज Q के चारों तरफ मैंने एक स्फेरिकल सरफेस लिया, मैंने इस चार्ज Q के चारों तरफ एक स्फेरिकल सरफेस लिया। इस स्फेरिकल सरफेस का मैं पहले एक छोटा हिस्सा कंसीडर करता हूं। सपोज करो कि एक इसका स्मॉल एरिया एलिमेंट मैं लेता हूं ds, वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, और इस एरिया एलिमेंट ds से अगर हम लोग फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहें, सपोज करते हैं कि ये चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम वहां पे ऐसे दिखाएंगे। और दूसरी बात, चूंकि स्मॉल एरिया एलिमेंट है तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो रेडियस होता है वो सरफेस के साथ ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस में हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों पैरेलल डायरेक्शन। हम लोग लिखेंगे फॉर स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, for small area element ds, flux d phi, small element then small flux, flux d phi is equal to, phi is equal to क्या पढ़ा था, E dot delta s और E dot ds। तो सिमिलरली हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए कैलकुलेट किया, सिंस दिस एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस चार्ज। हम लोग यहाँ पे एक मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए, इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने जो स्फीयर लिया है वो सिमेट्री शो कर रहा है। वो शो कर रहा है कि चार्ज से इस सरफेस की डिस्टेंस हर जगह क्या है, सेम है, बिकॉज रेडियस इज कांस्टेंट। तो हम लोगों ने लिखा फॉर कंप्लीट एरिया, हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। पहले स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए निकाला, फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या मिला, फाई इज इक्वल टू E की वैल्यू हम लोग, और मैंने क्या किया, इधर एक सर्कल लगाया। सर्कल का मतलब होता है क्लोज लूप इंटीग्रेशन। जब भी आप कोई भी एक क्लोज सरफेस को इंटीग्रेट करोगे या एक क्लोज लूप को इंटीग्रेट करोगे तो आप इस तरह से सिंबल दिखाओगे फॉर अ क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज लूप इंटीग्रेशन। E की वैल्यू आपने पढ़ रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R square, where Q is that point charge and R is the radius into ds is equal to 1/4 pi epsilon naught is a constant whose value is 9 into 10 to the power 9. Q is also constant, R radius is also constant. Closed loop integration of ds is equal to 1/4 pi epsilon naught phi is equal to Q by R square। और एक स्फीयर को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इस स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा हो, कितना हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस स्मॉल एरिया को जब इंटीग्रेट करोगे तो कंप्लीट स्फीयर मिलेगा। तो हमने लिखा इसका एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट किया, रिजल्ट मिला
फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस रिजल्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस रिजल्ट की बात करें, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे फाई बता रहा है इस टोटल स्फीयर से एसोसिएटेड फ्लक्स, क्यू बता रहा है इनसाइड चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी। तो स्टूडेंट अगर हम इस रिजल्ट के ऊपर डिस्कस करें तो देखो ये रिजल्ट के पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, इस रिजल्ट में कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं दिख रहा है जो बताए कि हम लोगों ने इस रिजल्ट को किस एरिया को कंसीडर करके निकाला था। हमारा जो एरिया था वो कैसा था, स्फीयर था। स्फीयर के पास एक रेडियस होता है, लेकिन देखो इस आंसर को देख के कोई नहीं बता सकता कि हमारा स्फीयर ही लिया गया था। तो इस रिजल्ट का सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि जो हमारा ये क्लोज सरफेस है, जिसका नाम उन्होंने रखा गॉसियन सरफेस, दिस क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये क्लोज सरफेस इंडिपेंडेंट है किससे, तो एरिया के शेप से और एरिया के साइज से। आपका जो गॉसियन सरफेस है, जो क्लोज सरफेस जिसके ऊपर आप फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हो, वो किसी भी शेप का हो सकता है, वो किसी भी साइज का हो सकता है, और ये मैटर नहीं करता कि जो चार्ज है वो कहाँ पे लोकेटेड है, चार्ज का लोकेशन कहीं भी हो सकता है। तो ये हमारा एक गॉस लॉ का वेरिफिकेशन था। तो गॉस लॉ के वेरिफिकेशन को हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं आपको एक नोट बताना चाहूंगा, एक पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि जो हमारा गॉसेस लॉ है, जो गॉस का ये नियम है, ये एप्लीकेबल वहीं पर होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। इस मेरी लाइन को अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो इसको आप ऑब्जर्व करिएगा। मैंने कहा कि गॉसेस लॉ उस प्लेस पे ही एप्लीकेबल है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जिन प्लेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उधर आप गॉसेस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारा कुछ पॉइंट्स के ऊपर अभी डिस्कशन है। हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं मेंशन करूंगा जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो हम लोग उन पॉइंट्स पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उन पॉइंट्स को वन बाय वन मेंशन करता हूं। उन पॉइंट्स में जो हमारा पहला पॉइंट है वो कहता है गॉसेस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस no matter what its shape or size. I repeat, Gauss's law is true for any closed surface no matter what is its shape or size. Gauss law अभी मैंने बताया कि सरफेस के शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट नंबर 2, हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, द टर्म Q ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉसेस लॉ, आप इस गॉसेस लॉ का जो राइट साइड है जिस पे लिखा गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसमें बोला जा रहा है कि द टर्म Q ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉसेस लॉ इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, द चार्जेस मे बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस। मैंने अभी आपसे पहले ही बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो चार्ज Q है राइट साइड में, जिसको हम लोगों ने लिखा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उस टर्म में जो Q आ रहा है वो सारे चार्जेस के सम को बताता है। जितने भी चार्जेस उस गॉसियन सरफेस के इनसाइड होंगे, हम सारे चार्जेस का सम लेंगे। यहाँ पे ये हमारा कोई मैटर नहीं करता कि वो चार्ज का लोकेशन क्या है, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि चार्ज हमारा उस सरफेस के इनसाइड में होना चाहिए। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। लिखा गया इन द सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज सो चूजन दैट देयर आर सम चार्जेस इनसाइड एंड सम आउटसाइड, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड whose flux appear on the left side of the equation is due to the all charges both inside and both outside, the term Q on the right side of the Gauss's law। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है कि अगर हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें और गॉसियन सरफेस के अंदर भी चार्जेस हों और अगर बाहर भी चार्जेस हों, तो उस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों की वजह से कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आऊंगा स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट लिखा गया हमारा
the surface that we choose for the application of Gauss's law is called the Gaussian surface। जैसा कि हम लोग बार बार बोल रहे हैं, you may choose any Gaussian surface and apply Gauss's law, however take care not to let Gaussian surface pass through any discrete charge। This is because the electric field due to the system of discrete charges is not well defined at the location of any charge। ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, as you go close to the charge the field grows without and bound, however the Gaussian surface can pass through the continuous charge distribution। तो हम लोग ध्यान देंगे जब भी हम लोग Gaussian surface को पास कराएंगे तो अगर किसी भी वो चार्ज से होकर के जा रहा है तो वो चार्ज अगर कॉन्टिन्यूअस है तब तो हमारा कैलकुलेशन सुटेबल हो पाएगा। डिस्क्रीट चार्ज के लिए या डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉसियन सरफेस हम उसके ऊपर नहीं पास करा सकते। नेक्स्ट क्या है, लास्ट पॉइंट, गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कंटेन्ड इन द कूलम्स लॉ। Any violation of the Gauss law will indicate the departure from the inverse square law। अभी मैंने बीच में आपसे ये भी बोला, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो गॉसेस लॉ है हमारा वो उन्हीं प्लेसेस पे एप्लीकेबल होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। तो स्टूडेंट्स गॉसेस लॉ के रिगार्डिंग ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन किए। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट होगा तो उसके लिए आप मेरे से क्वेरी कर सकते हो, लेकिन हाँ हम इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेंगे और तभी हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे। अब बात आती है कि जो हमारा गॉसेस लॉ है हम लोग गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। हमारे सिलेबस में गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस दिए गए हैं और उन एप्लीकेशंस के ऊपर एक डिस्कशन है। तो गॉसेस लॉ का स्टूडेंट जो हमारा पहला एप्लीकेशन है मैं आज उस पर बात करता हूँ। गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मेटेलिक स्फीयर और हॉलो मेटेलिक स्फीयर। हम एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर लेंगे, हम एक स्फीयर लेने जा रहे हैं जो चार्ज है, मेटल का है, और उसके वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए जो हम स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं उसको जानने के पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 पॉइंट्स को जानना जरूरी है। हमारे सिलेबस में जो गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन है, अभी हम लोगों ने जो पॉइंट नंबर 3 पढ़ा उसमें क्या बोला गया था कि जो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए दैट शुड बी द कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है, तो उस केस में गॉसेस लॉ कहीं ना कहीं वहाँ पे वायलेशन शो करना शुरू कर देगा या आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा हम एक कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चलेंगे, यानी कि जो भी सरफेस लोगे, जो भी वॉल्यूम लोगे या जो भी आप कोई भी पर्टिकुलर बॉडी लोगे तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि हमारे चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं कि एक जगह पे चार्जेस का अमाउंट ज़्यादा है दूसरी जगह पे कम है। तो हम लोग चार्ज डेंसिटी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करते हैं। तो हमारा जो पहला इसमें आएगा जिसको नाम दिया गया है सबसे पहले लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी को हम लोगों ने इधर रो से डिनोट किया गया। लाइन चार्ज डेंसिटी लाइन चार्ज डेंसिटी को हम लोग इधर डिनोट करेंगे लैम्डा से। तो लाइन चार्ज डेंसिटी हमारा हो गया लैम्डा से डिनोट किया जाएगा। आपको नाम से समझ में आया होगा लाइन चार्ज डेंसिटी, यानी कि अगर हम चार्जेस का एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन करें, चार्जेस को अगर हम एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें, किसी भी लेंथ की लाइन हो सकती है, तो यूनिट लेंथ के ऊपर पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज आएगा उसके लिए हम लोग लैम्डा वर्ड यूज करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे Q बाई एल, जहां पे Q है ये टोटल चार्ज और L है ये टोटल लेंथ, यानी कि L लेंथ पे Q चार्ज तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज Q बाई एल। दिस इज द लाइन चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से डिनोट किया। इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर इसकी यूनिट हो गई। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारा जो दूसरा टर्म होगा, दूसरा टर्म है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है स्टूडेंट्स
हम लोग उसको डिनोट कर रहे हैं किससे, सिग्मा से। और इसका हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक सरफेस है जिसके ऊपर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है या चार्जेस का एक सरफेस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको सिग्मा से डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एस। मीन्स S is the total surface area and Q is the total charge. S surface area पर Q चार्ज है तो यूनिट एरिया पर कितना चार्ज होगा, Q by S। इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो हमारा थर्ड पॉइंट है। मैं थर्ड पॉइंट को इधर ऊपर लिख देता हूं। थर्ड पॉइंट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको आप डिनोट करोगे इससे, रो से, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q बाई V, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। किसी भी यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज आएगा उसको हम लोग रो से डिनोट करेंगे। तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स हम लोग तीन तरीके से कर रहे हैं, लाइन के फॉर्म में, सरफेस के फॉर्म में और एक वॉल्यूम के फॉर्म में। तो जो हमारा लाइन के फॉर्म में होगा उसके लिए आप लैम्डा यूज करोगे, लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस के लिए सिग्मा यूज करोगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूम के लिए हम लोग यूज करेंगे रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको ये वैल्यू पता है तो जिस भी लेंथ पे, जिस भी वॉल्यूम पे, जिस भी एरिया पे आपको कैलकुलेट करना, उसमें डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं अपने पहले एप्लीकेशन पे। फर्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो मेटेलिक स्फीयर। हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है। हम लोग एक मेटल का स्फीयर लेते हैं, एक मेटेलिक स्फीयर हम लोग कंसीडर करते हैं। ये जो मेटेलिक स्फीयर है हमारा, सपोज करते हैं कि हम लोगों ने इसके ऊपर Q चार्ज रखा है। दिस इज द हॉलो मेटेलिक स्फीयर व्हिच इज चार्ज्ड। हम लोगों ने इसके सरफेस पे जो चार्ज प्रोवाइड किया दैट इज Q, टोटल चार्ज। और हम लोग अभी आगे भी समझेंगे कि किसी भी सरफेस पे अगर आप चार्ज देते हो मेटेलिक सरफेस पे, तो वो चार्ज उस मेटेलिक सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमने माना कि इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, R। और हम लोग इस स्फीयर, इस चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। और हम लोगों ने अभी तक जो E कैलकुलेट किया था, तो वो E का कैलकुलेशन हमारे लिए केवल पॉइंट चार्ज के लिए था। एक पॉइंट चार्ज के लिए उन्होंने फॉर्मूला लिखा था E की वैल्यू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज के लिए था, लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये स्फीयर के फॉर्म में चार्ज है। एक हॉलो स्फीयर के मेटेलिक सरफेस के ऊपर चार्ज रखा गया, तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला हम यहाँ पे डायरेक्ट उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कंसीडर किया कि हमारे पास एक कोई मेटेलिक स्फीयर है, हॉलो मेटेलिक स्फीयर। इसके ऊपर चार्ज हमने दिया Q, इसका रेडियस है R। और मैं क्या करता हूं कि इसके इनसाइड एक पॉइंट कंसीडर करता हूं X, और एक पॉइंट मैं इसके आउटसाइड कंसीडर करता हूं दैट इज Y। और जो X और Y पॉइंट्स हैं, मैं सपोज करता हूं कि X का लोकेशन है R1 डिस्टेंस पर और Y का लोकेशन है, जो Y है दैट इज एट डिस्टेंस R2। तो X का पोजीशन हमने माना R1 और Y का माना R2। तो हम लोग फर्स्ट आते हैं R1 के ऊपर। तो हम लोग इस पॉइंट X पर, यानी कि एट X, हम लोग पॉइंट X पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग मेनली 4 स्टेप्स को अप्लाई करेंगे। ये 4 स्टेप्स को आप 1 बाय 1 अप्लाई करते चले जाओगे, आपका गॉस लॉ इजीली एप्लीकेबल होगा, आपका रिजल्ट मिलेगा। तो गॉस लॉ को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे? हमारा पहला स्टेप होगा, हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। और स्टूडेंट्स याद रखना, गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि वो सिमेट्रिकल हो, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन सरफेस में एक सिमेट्री हो। क्योंकि अगर आपका जो गॉसियन सरफेस होगा, अगर चार्ज के रिगार्डिंग अगर वो सिमेट्रिकल नहीं है, तो वो आपके लिए मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा। और हम लोग अभी और भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फिलहाल मैंने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया। इस गॉसियन सरफेस को हम लोगों ने R1 रेडियस का माना, और ये R1 रेडियस का जो गॉसियन सरफेस है ये मैंने ड्रॉ किया अंदर अंदर, इस डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है। ये क्लोज सरफेस है, तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉ
a Gaussian surface of रेडियस R1 रेडियस का मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, आप उसमें स्फेरिकल मेंशन कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है उस सरफेस के लिए, हमारा फॉर्मूला कहता है कि फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है ये गॉसियन सरफेस, जो अंदर वाला भी मैंने ड्रॉ किया, कोई भी चार्ज नहीं, जीरो चार्ज, क्योंकि सारा चार्ज तो इस सरफेस के बाहर दिख रहा है। तो हम लोगों ने लिखा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आंसर इज 0। तो क्या दिख रहा है कि अंदर वाले इस सरफेस से जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो कितना आ रहा है, 0 अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ। अच्छा, इसी फ्लक्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, क्योंकि दोनों फॉर्मूले सेम क्वांटिटी को बताते हैं, बस दोनों का अपना अपना मेथड अलग है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या देखा, दोनों को इक्वेट करते हैं, 1 और 2 को इक्वेट करते हैं। ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या मिला, 0। तो यहां से ई कितना मिला आपको, 0। ये क्या बता रहा है, ई 0 है। वेयर ई 0 कहाँ है, तो इस मेटेलिक स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट का जो दूसरा नाम है उसको लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब, अगर आप किसी भी मेटेलिक बॉक्स को लो, किसी मेटेलिक स्फीयर को लो, तो किसी भी मेटेलिक बॉक्स या स्फीयर के इनसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो मेटेलिक बॉक्स या मेटेलिक स्फीयर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और हम लोग इसको अभी इस पे कॉन्ट्रोवर्शियल बात भी करते हैं। यहाँ पे मैं आपको फिर से लाइन बोलता हूँ कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 हुआ है, ये तभी पॉसिबल होगा जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। अगर इसी स्फीयर के ऊपर, भले से वो मेटेलिक है, तो क्या हुआ, अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इस पे आपको सोचना है ऐसा क्यों है, बट है। मैंने कहा कि अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस मेटेलिक स्फीयर के ऊपर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो ये गॉसेस लॉ वहाँ पे वॉयलेट कर सकता है, वहाँ पे रिजल्ट हमारा नहीं मिलेगा। तो हम लोग ये भी याद रखेंगे कि गॉसेस लॉ के लिए हम लोगों ने बार बार बोला कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया एट पॉइंट एक्स। अब मैं आता हूं सेकेंड पॉइंट एट वाई। पॉइंट वाई पर आते हैं। तो हम लोग पॉइंट वाई पर पहुंचते हैं। पॉइंट वाई पर पहुंच के आप क्या करोगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे। मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, सेम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। मैंने बार बार कहा कि हम हमेशा वो सरफेस सेलेक्ट करेंगे जो सिमेट्री दिखाए, और वो सरफेस सेलेक्ट करेंगे जिसका कैलकुलेशन, जिसकी ज्योमेट्री आपके लिए इजी हो, क्योंकि हमारे फिजिक्स में किसी भी तरह की मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने से हमको बचना है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फिर से स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया, और ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कहाँ से पास हो रहा है, वाई से, क्योंकि हमारा इस बार फील्ड का कैलकुलेशन कहाँ पे है, वाई पे है। हम लोगों ने लिखा एट वाई। फिर वही सारे प्रोसेस रिपीट होंगे। मैंने कहा गॉसेस लॉ में आपके 4 स्टेप हैं। पहला गॉसियन सरफेस बनाना, दूसरा फॉर्मूला गॉस लॉ लगाना, 2 हो गया। तीसरा फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस लगाना, 3rd स्टेप। और चौथा स्टेप दोनों को इक्वेट करना, आंसर आ गया। 4 स्टेप में करना। पहला हम लोगों ने गॉसियन सरफेस बना लिया। दूसरा स्टेप कहता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज आ जा रहा है, सारा का सारा चार्ज इसके अंदर एनक्लोज हो जा रहा है। तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट किया। स्टेप नंबर 1 हो गया गॉसियन सरफेस बनाना। स्टेप नंबर 2 हो गया ये आपको गॉसेस का जो लॉ लगाना। और स्टेप नंबर 3 कहता है कि इसी फॉर्मूले को आप इस तरह से भी लिखो, ई इंटू डेल्टा एस। अच्छा मैं थोड़ा सा मिस कर गया, यहाँ पे जो डेल्टा एस था वो इनर एरिया था। जब हम लोग एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर R1, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो स्फीयर का एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो R1 लेते, अब बाहर वाला स्फीयर है तो R2 लेंगे। तो मैंने लिखा पाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस। ये तीसरा स्टेप हो गया। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, फ्रॉम दिस इन दोनों स्टेप को कंपेयर करते हैं।
तो कंपेयर करने पे क्या होगा, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड हम लोग कंपेयर करते हैं। ई डॉट डेल्टा एस, यहाँ पे हम लोग थीटा को 90 लेंगे, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल टू डेल्टा एस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या हो जाएगा 4 पाई, डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई R2 स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या मिला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट को मैं एक साथ ले जाता हूं और Q और R स्क्वायर को एक साथ ले जाता हूं। तो स्टूडेंट्स इस रिजल्ट पे आते हैं। मेटल के इनसाइड, अंदर मेटल स्फीयर के इनसाइड रिजल्ट कितना आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का 0, और आउटसाइड का जो रिजल्ट आ रहा है वो ठीक वही रिजल्ट है जो पॉइंट चार्ज का रिजल्ट आता है। पॉइंट चार्ज का रिजल्ट यानी अगर हम ऐसे बोलें कि अगर इस पोजीशन पे अगर सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रखा गया होता, सपोज करो इस सेंटर पे अगर एक पॉइंट चार्ज रखा गया होता और R2 डिस्टेंस पे, इस स्फीयर को भूल जाओ, मैंने कहा अगर सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रखा गया होता और R2 डिस्टेंस पे हम कैलकुलेट करते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2 स्क्वायर। यानी कि एक स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर आ रहा है और वहीं पे सेंटर पे रखे हुए चार्ज का जो रिजल्ट का आंसर आ रहा है, दोनों में क्या है सिमिलरिटी है, दोनों सेम है। यानी कि कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा का सारा चार्ज सेंटर पे रखा गया है? नहीं, इसका मतलब है कि ये जो सारा का सारा हमारा चार्ज है वो अपना बिहेवियर कुछ ऐसा शो कर रहा है कि ये सेंटर पे लोकेटेड हो। हम कह सकते हैं कि ऑल द चार्जेस ऑफ द स्फीयर कैन बी कंसीडर्ड एट द सेंटर। कैन बी कंसीडर्ड एक्चुअल में है नहीं, बट हम कंसीडर कर सकते हैं कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पे रखा गया, सेंटर पे। क्यों? क्योंकि एक स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ रहा है वो आंसर ठीक उसी आंसर के बराबर आ रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर सेंटर पे रखे हुए चार्ज की वजह से आता है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये एक पॉइंट हुआ, हमने डिस्कस किया एक स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, हम लोग इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स हम लोग दिखाएंगे रेडियस, आर मतलब सेंटर से डिस्टेंस को। वाई एक्सिस पे हम लोग दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट वाई एक्सिस, एंड एट एक्स एक्सिस हम लोग क्या दिखा रहे हैं, आर को दिखा रहे हैं। देखो जब हम लोग सेंटर से, जब तक हम स्फीयर के अंदर हैं, यानी कि 0 सेंटर से लेके आर तक, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। तो हमने दिखाया कि सेंटर से, इसको हम लोग सेंटर मान लेते हैं, सेंटर से लेकर के और जब हम सरफेस पर जब आएंगे तो सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, जस्ट बिलो द सरफेस, हम लोग बोलेंगे जस्ट बिलो द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0। हमने दिखाया कि रेडियस तो बढ़ रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नहीं बढ़ रही, वो 0 पे ही है। जैसे ही आप सरफेस पे आओगे, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सरफेस पे आने के बाद ये रिजल्ट फॉलो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई, और जैसे जैसे आप बाहर जाओगे R इंक्रीज करेगा, और जब R इंक्रीज करेगा तो E क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, E हमारा डिक्रीज करेगा। ये हमारा ग्राफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि ये जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मेटेलिक स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है। अगर आप अपने आप को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप अपने आप को एक शील्ड में रखोगे। किस चीज के शील्ड में? तो मेटेलिक शील्ड में। अगर आप मेटल के कवर के अंदर आ जाओ तो आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर थंडरिंग हो रही हो, अगर बिजली कड़क रही हो, तो अगर आप अपने कार में हो या अपने बस में बैठे हो तो उसके अंदर ही बैठे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी क्या है, मेटेलिक है। बाहर से थंडरिंग होगी तो उस थंडरिंग से आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट हो जाओगे, बचे रहोगे। दूसरी बात, हम लोगों ने जब ग्रेविटेशन पढ़ा था तो आप याद करो कि ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा था, और ग्रेविटेशन भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ग्रेविटेशन लॉ भी
या कह सकते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और वहां भी हम लोग वहां पे प्रूव कर सकते थे और करे भी थे, हम लोगों ने वहां भी पढ़ा था कि अगर आपके पास जैसे ये मेटेलिक शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वैसे ही हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई मास हो, हॉलो मास या एनी टाइप ऑफ शेल, तो उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी उस मास की वजह से जीरो होगा। और यहाँ पे ये जो मैंने अभी एक लाइन बोला कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को गॉस लॉ हमारा फॉलो कर रहा है। तो स्टूडेंट, अभी जो हमारा ये क्लास है, हम लोग आज एक फर्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करें। हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक मेटेलिक शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जैसे जैसे सरफेस पे आते हैं सरफेस तक जीरो होता है, सरफेस से जस्ट बाहर निकलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करता है और वो ठीक उसी फॉर्मूले को फॉलो करता है जैसा पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है, और हम लोगों ने उसका ग्राफ रिप्रेजेंट किया। तो आज मैंने इतना डिस्कस किया। जो हमारा गॉस लॉ का अगला 2 एप्लीकेशन हम लोग और डिस्कस करेंगे, जिसमें अभी हम लोगों ने ये क्या याद किया, हम लोगों ने एक शेल की बात किया। अगले टर्न पे या नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग एक लाइन चार्ज लेंगे, हम चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के फॉर्म में लेंगे और इसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और इसके तमाम सारे कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। फिर हम एक सरफेस लेंगे इनफाइनाइट साइज का, उसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस मैं इतना रखता हूँ। थैंक यू।